चलिए तो सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक का मेडिसिन के फील्ड में क्या यूज है। तो देखो, बहुत सारा मेडिसिन जो है, बहुत सारे प्रोटीन जो है, हम लोग मेडिकल यूज के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारा, एक दो नहीं, बहुत सारा जो ग्लोबली मार्केटेड है, मतलब जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है इस तरह का चीज, उसका नंबर जो है वो है 30। लेकिन इंडिया में सिर्फ 12 अवेलेबल है। इंडिया में कितने अवेलेबल है? 12। मतलब टोटल आरडीटी से 30 मेडिसिन बनाया गया है, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 12 मेडिसिन बिकता है। जिसमें से हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, देखो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो है इंडोजीनस। इंडोजीनस यानी मेड इन इंडिया। तो टोटल 30 ऐसा ड्रग है जिसमें से 12 इंडिया में मिलता है, और 12 में से एक जो है वो हेपेटाइटिस बी वाला, वो इंडिया में ही बनाया गया था, इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा ही बनाया गया था। और ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना था। देखो डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। डिटेल इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बी इज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। और सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन है उसका नाम है रिकम्बीवैक्स। क्या नाम है? रिकम्बीवैक्स। रिकम्बीवैक्स। और अब आगे देखिए और कौन कौन सा अवेलेबल है। ये तो मेन हो गया। और उसको किस में बनाए थे ये भी इंपॉर्टेंट है। उसको ईस्ट में तैयार किए थे। किस में तैयार किए थे? ईस्ट में। याद रखना है। देखो लिखा है प्रिपेयर्ड इन ईस्ट। एक्चुअली में जो ईस्ट था, ईस्ट के डीएनए में चेंज करके हम लोग जो वैक्सीन बनाए थे वो था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ईस्ट के डीएनए में चेंज किए थे। ठीक है, चलिए अगला इज बाकी के बारे में। वैसे ये एक्स्ट्रा है यार, ये एक्स्ट्रा है। दिस इज सिलेबस एक्स्ट्रा। नहीं है। नहीं, ये हमारे वक्त में एम्स में पूछता था, बट अब तो एम्स का एग्जाम ही नहीं होता, तो अभी एक्स्ट्रा हो गया। बट सुन लो, चलो सुन ही लो, इतना देख लिया तो 2 लाइन 3 लाइन क्यों छोड़े। एक प्रोटीन का नाम है OKT3। क्या नाम है? OKT3, जो कि एक एंटीबॉडी है। और किडनी जब ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मान लो किसी का किडनी फेल हो गया, तो किसी और का किडनी उसके बॉडी में लगाते हैं। और अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में अपना सेल और फॉरेन सेल को पहचानने का क्षमता होता है। हमारा इम्यून सिस्टम यस। कैन रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो जैसे ही किसी दूसरे का किडनी हम अपने बॉडी में डालते हैं, तो हमारा बॉडी पहचान लेता है कि अच्छा दिस इज समथिंग फॉरेन, ये फॉरेन किडनी है। और जैसे ही ये पहचानता है कि ये फॉरेन किडनी है, तो उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है, यानी किडनी वापस से फेल हो जाता है। तो किडनी रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये एंटीबॉडी यूज करते हैं। नाम है OKT3। ये किडनी रिजेक्शन को फेल होने से बचाता है, प्रिवेंट्स किडनी रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। अगला है रियोप्रो। रियोप्रो कोएगुलेशन को रोकता है। कई बार सुने होंगे इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। इंटरनल ब्लीडिंग समझते हो? यस सर। हाँ, बॉडी के अंदर कहीं पे नस फट गया और अंदर में खून निकल रहा है। मान लो बाहर में खून निकला तो तुम डिटोल लगा के, दबा के, हैंडी प्लस लगा के रोक दोगे। लेकिन बॉडी के अंदर कहीं पे ब्लड लॉस हो रहा है तो तुम कैसे रोकोगे? तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत खतरनाक होता है। और इंटरनल ब्लीडिंग हम लोग भी देखे हैं, कई बार देखते हो, कहीं चोट लगा तो खून जम जाता अंदर में, जो बोलते हैं काला हो गया, खून जम गया। यस वो सर। इंटरनल ब्लीडिंग ही है, बॉडी के अंदर में ब्लीडिंग हुआ लेकिन बाहर नहीं निकला। तो नोटिस करो कि वो जगह फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, काला होगा स्वेल हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक स्थिति होता है। जैसे मान लो ब्रेन में कहीं हो गया, तो आपको पता है आपका ब्रेन इतना डेलिकेट है कि आप अपने बाल से, जैसे मान लो ये रहा ब्रेन, और हम यहाँ से एक बाल सटा रहे हैं ऐसे, एक बाल इतना सटेगा ना जब इसमें, तो छेद करता हुआ इस पार से इस पार निकल जाएगा। इतना डेलिकेट होता है ब्रेन। तो सोचो उस ब्रेन के अंदर एक क्लॉट जम गया, खून का धब्बा, जो कि ऐसे फूल गया। फूला तो ब्रेन के बहुत सारे सेल्स को डैमेज कर देगा। समझ रहे हो बात? तो ब्रेन हैमरेज ऐसे ही हो जाता है। उन सबसे बचने के लिए ही है
कि जब भी आपको लगे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो यू कैन यूज रियोप्रो व्हिच चेक्स कोएगुलेशन, इंटरनल ब्लीडिंग को रोक देता है। नेक्स्ट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन इंपॉर्टेंट है। इम्फाइसेमा एक बीमारी है, इम्फाइसेमा एक बीमारी है। इस इम्फाइसेमा बीमारी से के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी हमको लगता है कि पूछ सकता है। और याद रखना ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है इसको हम लोग सीप मिल्क में एक्सप्रेस किए थे। सीप मिल्क यानी जो भेड़ होता है उसके दूध में, उसके उडर, उडर यानी उसके थन में हम लोग इस जीन को डाले थे। और जब इस जीन को डाले तो उससे जो दूध निकल रहा था भेड़ का, जो ट्रांसजेनिक सिप बताए भी थे, जिसको भी आप डीएनए में चेंज करोगे उसको आप बोलोगे ट्रांसजेनिक, यानी डीएनए में चेंज है, मॉडिफाइड है। तो Yes, sir. ट्रांसजेनिक सिप में के उडर में हम लोग चेंज किए। अब चेंज किए तो उसका जो मिल्क निकल रहा था ना, उस मिल्क के साथ एक प्रोटीन भी आ रहा था, इसका नाम था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि इम्फाइसेमा में यूज करते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ब्रासिका नेपस। ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब इस उसके प्लांट के भी फीमेल डीएनए में आप चेंज किया, ठीक है। एक एंटी कोएगुलेंट है, इसका नाम है हिरियोडीन। जोंक का नाम सुनी? Yes, sir. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीच। ये जो हाँ, लीच हाँ, है या हिरियोडीन है, इसके बारे में सुने हुए कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में चिपक जाता है, गाय भैंस में, कई बार इंसान में भी चिपक जाएगा, उसका खून पीते हाँ, रहता है। सुने? yes, sir. हाँ, तो दिमाग में ये सवाल उठा होगा ना कि यार नॉर्मली कभी हाथ कटता है, खून बहता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर जम जाता है। तो जब ये जो खून पी रहा तो खून जमता क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक बार खून जम जाएगा फिर खून बाहर आएगा ही नहीं, तो खून जमता क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि इस लीच के सलाइवा में, लीच के सलाइवा में एक केमिकल होता है जिसका नाम है हिरियोडीन। और ये हिरियोडीन एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट यानी ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, खून को जमने नहीं देता। तो बहुत बार ऐसा जरूरत होता है कि हम खून को जमने से रोकें। जैसे मान लो हीमोडायलिसिस का नाम सुनी हो? yes, sir. क्या होता है इसमें? इसमें ब्लड को चेंज किया जाता है। हाँ, तो ये कोई पर्सन का खून निकाले और फिर उसके बदले में नया खून डाल दिए। अब सोचो, जब खून बाहर निकल रहा है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया ये तो तुरंत क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा। फिर तो अंदर से खून बाहर आएगा ही नहीं, और जो बाहर आ गया खून वो अंदर जाएगा ही नहीं, जम जाएगा। या फिर सोचो, ब्लड बैंक्स में जो खून जमा करके रखते हैं, अगर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद जम जाए फिर तो सारा खून ही बेकार हो गया। समझ रही हो बात? हम्म, तो खून नहीं जमे इसके लिए हमको एंटीकोएगुलेंट का जरूरत होता है। तो हम लोग क्या किए, ब्रासिका नेपस एक प्लांट था, इस प्लांट के डीएनए में चेंज करके इसको ट्रांसजेनिक बनाए, और इसके सीड में, बीज में एक ऐसा जीन एक्सप्रेस किए कि इसके सीड से हिरियोडीन बनने लगा। वही एंटीकोएगुलेंट जो जोंक में मिलता था, हिरियोडीन। ठीक है? और कहां से मिल रहा था? उसके सीड से। और हिरियोडीन का क्या क्या फायदा हो सकता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट है। ठीक, चलिए। तो ब्रासिका नेपस हिरियोडीन बनाने के काम आ रहा था, ये एंटीकोएगुलेंट दे रहा था। अब आओ ह्यूमन इंसुलिन, ये थोड़ा सा डल है, तो अगर लिखी हुई हो कोई चीज नहीं समझ में आया तो मेरे साथ साथ लिखिए। ये टॉपिक अभी लें कि बाद में ही लें? ये लंबा तो जाएगा, देखे कितना लंबा है। हम लोग 7 पे पहुंच गए, 4 पेज और है। इंसुलिन 2 पेज, और फिर ट्रांसजेनिक एनिमल, सॉरी जीन थेरेपी। ले लीजिए सर। ले लें? हाँ, 4 पेज ही है। ह्यूमन इंसुलिन आगे जो दिख रहा है वो ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंसुलिन है समझने के लिए बहुत है। कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? चलो ठीक है, ले लेते हैं यार। नहीं देते हैं, कल पढ़ लेंगे, फिर से कल 11 बजे से पढ़ लेंगे ना। yes, sir.
ठीक है, कल इस चैप्टर को खत्म करके ही छोड़ें, ठीक है। अच्छा और उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव सब। बचा हुआ है, फिर